सस्ते में काम करोगे, जल्दी में काम करोगे तो फिर अस्पताल में विश्राम करना पड़ेगा, और यदि थोड़ा सा यहाँ काम करोगे तो अस्पताल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसलिए घी में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन दही से तैयार हुआ जो मंथन वाला घी है उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो मलाई का घी है जो पूरी यात्रा नहीं करता उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब बताओ कितना भ्रम फैला के रखा है। लेकिन मलाई का घी खाने वाले वो बैड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन हिंसा का घोर समर्थन करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3-3 4-4 दिन तक की मलाई, भगवान वो जीवों का कलेवर है। कभी जैसे किसी घर में घुसना जहाँ पर 3-4 दिन की मलाई का घी निकल रहा हो, नाक बंद करके घुसना पड़ता है। अरे घी तो वो है घुसते ही शायद नाक खोलने के लिए कारण बन जाए, लेकिन नाक बदबूदार घी निकालते हो क्योंकि वहां पर उसी सफेद कलर की इल्लियां तुम पकाते हो। शुद्ध मांसाहार है, चर्बी में बना हुआ फिर भी कम दिक्कत वाला होगा, लेकिन तुम 3-4 दिन की मलाई जो करते हो ना वो चर्बी से भी बदतर है। महाराज दिमाग की चर्बी बहुत निकल रही है आज तो कितने कितने भेद खुल रहे हैं। हाँ, और साधु को व्रती को तो कभी दे मत देना ऐसा घी, बिना घी के खिला देना चल जाएगा, लेकिन ऐसा घी मत खिला देना क्योंकि शुद्ध मांसाहार है ये। जब आपका दूध 24 घंटे चलता है तो मलाई 4 दिन कैसे चल जाती है? कहीं और से टपकती है मलाई क्या? महाराज फ्रिज में रख देते हैं तो ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ दूध दो फिर 24 घंटे के बाद। कितनी बेवकूफी की हद है। ये भी सब उन्हीं से लाई गई। मतलब फ्रीज तो हो गया जैसे कि कोई अमर अमर बन के आने वाला कोई जिन्न हो, तो जो हर घर में मौजूद है। फ्रीज कर दो, ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें फ्रीज कर देंगे, तुम जिंदा हो जाओगे। आज महाराज जी आज कैसा कैसा बोल रहे हैं आप, पता नहीं। जैसा खाओ अन्न, अब तुम्हारी मुंगावली का अन्न ऐसा ही है तो क्या कर सकते, बोलना पड़ेगा। तुम्हारे घरों में तो रोज जाते हैं, किसी एक दिन की बात नहीं, रोज तैयार हो रहा है ऐसा। अब सुनो, ये रिफाइंड तेल घी, अब वो रिफाइंड तेल जैसे ही उसमें से वो गुड कोलेस्ट्रॉल बाहर किया जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता था। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कच्ची घानी से तैयार हुए तेल में ऑलरेडी होता है, तुमने रिफाइंड करके उसको बाहर कर दिया। अब जैसी कार्डिक डिजीज हुई, यानी हृदय संबंधी बीमारियां हुई, सबसे पहले डॉक्टर आपको लिखता है ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोलियां आपको खाना। सुनो, आप बातें नहीं करो आपस में। तुरंत डॉक्टर लिखता है ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोलियां आप खाइए क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया है, कार्डिक डिसऑर्डर होने लग गए हैं। जो तेल में था ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको तो हमने बाहर कर दिया, जो चिपचिपीपन के रूप में था उसको बाहर करवा दिया। अब उसकी कमी हुई तो उसकी गोलियां हम मंगाते हैं जो बनती हैं कार्ड लिवर ऑयल से, यानी मछली के तेल से। बहुत अच्छा, शाकाहार में वो था उसको बाहर किया, अब उसकी पूर्ति के लिए मांसाहार करने लग गए। महाराज डॉक्टर ने लिखी हैं, डॉक्टर तो भगवान हो गया, और भगवान जो कह रहे हैं उसकी बात हमें, उनने भी तो लिखा है सब कुछ। बताओ, मेडिकल स्टोर वाले भी बैठे होंगे यहाँ पर, वो समझते होंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड की टैबलेट्स जो बनती हैं उसका सोर्स क्या है, उसका रिसोर्स क्या है बताओ। मछली के तेल से बनती हैं, शुद्ध तेल से हमने उसको अलग करा दिया। तेल देखो, तेल की धार देखो, और फिर तलवार की धार पे चलने के लिए तैयार हो गए और अपने धर्म और संस्कार को बेचने के लिए तैयार हो गए। ये सब भ्रम किसने फैलाया? उन्हीं फिरंगियों ने, जो 47 के पहले तो थे लेकिन अब आपके दिमाग में है। समय अधिक हो गया, अतिरेक नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक के बाद एक चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। आज मिट्टी के बर्तनों की चर्चा कुछ अधूरी हुई है, फिर बाद में और करेंगे। बर्तन की चर्चा हुई, तेल की हुई, घी की हुई, और काय की हुई, नमक की हुई। अभी तो बहुत चर्चाएं बाकी हैं। है आपके घर गृहस्थी की चर्चा। ये मत समझना कि ये चौके चूल्हे की चर्चा हो रही है, ये चौके चूल्हे की चर्चा नहीं, ये मोक्ष मार्ग की चर्चा हो रही है। क्योंकि मोक्ष मार्ग काफी हद तक स्वाधीन है, शास्त्रों पर डिपेंड है, तो कुछ हद तक तुम्हारी भोजनशाला पे भी डिपेंड है। जब तक 100% मोक्ष मार्ग की सुरक्षा की बात नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग भी सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए मोक्ष मार्गियों के लिए भी आपके
श्रावक धर्म की सुरक्षा की बात करनी पड़ती है खुले मंच से, अहिंसा परमो धर्म की। देने वाला पाने वाले से जब प्रतिस्पर्धा करता पाने वाले के चेहरे पर शुरुआत में तो मुस्कान पाता, लेकिन जब स्पर्धा का समापन होता तो देने वाला ही हमेशा मुस्कुराता रह पाता। साधु के समक्ष होने पर साधु की मुस्कान की अपेक्षा रखने वाले यदि मुस्कान के पहले ही अपनी प्रसन्नता को जाहिर करें तो शायद देने का उनका जो माजरा है मंजर तक अवश्य पहुंच सकता है। बात यदि समझ में नहीं आई हो तो फिर पुनः कहने की आवश्यकता भी कोई मतलब नहीं रखती। एक ही चीज तो दुनिया में ऐसी है जो देने वाला दे करके कभी उस चीज के अभाव को महसूस नहीं करता, लेकिन पाने वाला तो प्रभाव को अवश्य महसूस कर जाता, जिसका नाम आपकी प्रसन्नता है। कुछ लोग तो तालियां भी प्रसन्नता के बारे में उदास होकर बजा रहे हैं। पता नहीं कौन सा बोझ इनके दिमाग पर है कि प्रसन्नता की बात सुन करके भी प्रसन्नता नहीं आ पा रही। कुछ लोग सोचते हैं पता ही नहीं, पड़ोसी ताली बजाएगा तो हम सोच लेंगे कि बजाना कि नहीं बजाना, तब तक वो पिछले किसी क्या बोलते हैं फ्लैशबैक में चला करते हैं और वही भूल जाते हैं कि रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है। तो पिछले दिनों से हम एक विषय पर चर्चा 2-3 हफ्तों से करते आ रहे हैं। 2 हफ्ते निकल चुके, लगभग तीसरा हफ्ता प्रारंभ हुआ है जिस चर्चा को कि आज़ादी के पहले का भारत और आज़ादी के बाद के भारत में जिन चीज़ों को लेकर के भेद पैदा हुआ, उन भेदों में मुख्य चीज़ें क्या हैं जो हमारे लिए विशेष वेद को जानने के बावजूद भी अभी तक अनभिज्ञता के साए में रखी है। और वो कुछ और नहीं है, ऐसी गलत धारणाएं और ऐसी गलत मानसिकताएं जो आज तक फिरंगियों के जाने के बाद हमारा पीछा नहीं छोड़ पाई, और उन्हीं धारणाओं की गुलामी आज़ाद भारत में हमारे दिमाग पर हावी है। जैसे ही वो पलायन कर रहे थे यहाँ से 47 के बाद, लेकिन पलायन करने के पहले कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ जोड़ गए जिसमें उनका गुलामी का मकसद पारायण कर गया। गुलाम बनाने का मकसद पारायण कर गया और आपको लगा कि अंग्रेज पलायन कर गए। ऐसी कंपनीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पर्यायवाची के रूप में थी और परछाई के रूप में थी, आज हमारे भारत में पैर पसारी हैं। पहले कुछ कंपनियां लीवर लिमिटेड के रूप में होती थी जिसके साथ HLL ये लग गया। फिर उसके साथ साथ आपने माना कि शायद हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ये जो कंपनी है हिंदुस्तान की सेवा करने आई है, बल्कि हिंदुस्तान का मेवा पाने आई है। और ये कंपनी जिस देश में भी होती है उस देश में उस देश का नाम पहले रख करके लीवर लिमिटेड लगा देती है। भारतीय लोग इसको बहुत देर से पहचान पाए, और पहचाने तो तब जब उसके जो उत्पाद हैं उससे अपने आप को गुलाम बना पाए। उसके उत्पादों से गुलाम बनाने के पीछे एक ही लक्ष्य उस कंपनी का था कि तुम भले ही अपने आप को 15 अगस्त को आज़ादी के जश्न में डूबे हुए पाते हो, लेकिन आज़ादी के जश्न में डूबे हुए व्यक्तियों के शरीर पर तो वही उत्पाद का लीपापोती होती है जो हमने ब्रिटेन से भेजी होती है। फाउंडेशन पोतने वाले, जैसे दीवालों पर पुट्टी पो जाती है ना, दीवालों पर जब दिवाली के पहले दरारें आ जाती हैं तो पुट्टी करके उसको भरने का प्रयास करते हैं। ऐसी जब वृद्धावस्था की दरारें और
झुर्रियाँ चेहरे पर होती हैं तो लोग फाउंडेशन करके उसकी दिवाली मनाते हैं। और ये फाउंडेशन उन्हीं लोगों की जिनकी फाउंडेशन उम्र के रूप में हिल चुकी है, लेकिन वो चाहते नहीं कि हमारी फाउंडेशन दूसरों के सामने यथार्थ रूप में आए, तो वो फाउंडेशन पोत करके प्रयास करते हैं। किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो कॉस्मेटिक के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हो। और सिर्फ मात्र महिलाओं की बात हो तो फिर भी समझ में आती, अब तो पुरुषों के मेंस ब्यूटी पार्लर सबसे ज़्यादा प्रचलन में हैं, और मेंस के जो कॉस्मेटिक्स हैं महिलाओं के कॉस्मेटिक्स से भी ज़्यादा महंगे बिकने लग गए हैं। अब पता नहीं इनको कौन सी चीज़ है, जबकि यदि देखा जाए कर्म सिद्धांत के आधार पर तो किसी भी गति का जीव क्यों ना हो, वो उस गति के जीव में पूर्ण प्रकृति पुरुष पर्याय में पाई जाती है। क्योंकि नरकों में तो पुरुष पर्याय है ही नहीं, वहाँ तो सब थर्ड जेंडर वाले हैं। सिर्फ 3 गतियों में पुरुष पर्याय है, देवों में, मनुष्यों में और त्रियंचों में। और पुरुष और स्त्रियों में एक आम धारणा है कि सौंदर्य का ठेका स्त्रियों के ठेके में है। ये गलत धारणा है। जिसके पास पूर्ण प्रकृति होती है तो पूर्ण प्रकृति के बदौलत सौंदर्य उसके हवाले ज़्यादा होता है। ये बात अलग है कि बाहर से लिपापोती करके आप किसी को भी सुंदर बना सकते हैं, फिर तो वो नकटा व्यक्ति भी सुंदर बन जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो पुरुषों में होता है। एक कर्म सिद्धांत के वचन है और आगम के वचन है। अब पुरुषों के पास सौंदर्य प्राकृतिक रूप से होता है तो उनको अलग से कॉस्मेटिक की पोतने की आवश्यकता क्या है? एक आगमिक प्रश्न भी है और आधुनिक प्रश्न भी है। अब जब सौंदर्य की बात करो महाराज, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? हाँ, विद्रूपता ये पुरुष पर्याय में उनके बुरे विचारों के साथ भली जुड़ जाए, लेकिन स्वाभाविक रूप से यदि देखा जाए तो बच्चे के रूप में यदि आप पाएंगे तो सुंदर बच्चा ज़्यादा होता है सिवाय के बच्ची के। ये एक तुलनात्मक अध्ययन बता रहे हैं। फिर बाद में यदि उसके विचार व्यवस्थित रहे तो पुरुष होने के पर्याप्त पदार्थ या पुरुष होने के बाद वो अपने सौंदर्य को बरकरार रख सकता है, अथवा चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। लेकिन स्त्रियां अपने स्त्रीयोचित गुणों को बरकरार रखने में सफल हो जाती हैं तो वो सौंदर्य के लिए विशेष मानी जाती हैं। ऐसा एक तुलनात्मक अध्ययन और सर्वे और एक आगमिक अध्ययन भी है। अब जैसे मोर है, मोर सुंदर होता कि मोरनी सुंदर होती बताओ? जो पंख, जिसके पंख जो आप देखते हैं ना, ये पंख नहीं, ये उसके पूंछ के पंख हैं। तो ये जो पंख हैं ये किसके पास होते? मोरनी के पास नहीं होते, मयूर के पास होते। तो मयूरी ये पंख धारण नहीं करती। सुंदर कौन होता है? मयूर होता है। मतलब वो पुरुष पर्याय ही सुंदरता का विशेष अभिधान है। और इसके अलावा अन्य किसी भी गति के जीवों में आप देख लो, वृषभ और गाय में सुंदर कौन होता बताओ? वृषभ सुंदर होता। प्रत्येक पर्याय में देख लो, मनुष्यों में देखो, देव और देवियों में देखोगे तो प्राकृतिक सौंदर्यता जो होती है वो पुरुषों में पाई जाती है, बशर्ते कि वो अपने विचारों को उस सौंदर्य के साथ पवित्र बना के रखता है तो वृद्धावस्था तक वो सौंदर्य उसके पास पाया जाता है। अब स्त्रियों की बात जो अब आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि ये बुरा लगने की और लगाने की बात है ही नहीं है, जो यथार्थ बात है वो हम आपके सामने बता रहे हैं। स्त्रियों के पास जो सुंदरता होती भी है, लेकिन ये उसको और ऊपर से लिपापोती करके बनाने की कोशिश करती हैं जिसमें ये माहिर होती हैं। इस कारण से व्यक्ति आम राय रखता है कि ना स्त्रियां सुंदर ज़्यादा होती हैं, पुरुष कम सुंदर होते हैं। ये वैज्ञानिक विवेचन है, किसी प्रकार से कोई एक रागमय विवेचन नहीं है। इसको आप अन्यथा मत लेना, जो यथार्थ बात है उसको हम कहने जा रहे हैं। अब देखो, अक्सर एक चीज सामने आती है, किसी भी व्यक्ति को यदि आप आकर्षित करना चाहते हैं तो आकर्षण आपके अंदर होना चाहिए, तब तो वो आकर्षित होगा। एक सामान्य चीज है ना, मान लो बच्चे को लुभाना चाहते हैं तो कोई चीज रखी है, वो आकर्षण उसमें हो तब तो वो उसको आकर्षित कर पाएगी। आकर्षण जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में है, वही वस्तु व्यक्ति और स्थान किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने में सफल हो सकता है। अब स्थान और वस्तु की बात तो आप समझ जाएंगे, यदि वो वस्तु कीमती है, सुंदर है
और किसी प्रकार से और मूल्यवान है तो वो आपके लिए आकर्षित कर लेती। लेकिन व्यक्ति के बारे में जब बात आती है तो व्यक्ति में आकर्षण कैसे पैदा होता है, एक प्रश्न हम आप सबसे करना चाहते हैं। जब मान लो कोई माँ अपने घर में रसोई घर में है और रसोई घर में चूंकि गर्मी होती है, ईंधन वहाँ रहता है और पसीने से लथपथ है, 1-2 घंटे काम करना पड़ता है तो बाल बिखरे होते हैं। आटा यदि गूंथ रही है तो उसके हाथ आटे से सने हुए होते हैं। इतने में मान लो उसका बच्चा रूठ गया है। अब रूठ जाता है मान लो बच्चा, तो उस रूठे हुए बच्चे को मनाने के लिए क्या करती है कि कॉस्मेटिक पोतती है, पहले कंघी करती होगी, पहले हाथ धोती होगी, तब जाके, तब तो आकर्षण यदि उस माँ में होगा तो बच्चा आकर्षित होगा। ऐसा करती क्या? नहीं करती। तो क्या करती? एक सुंदर पवित्र विचारों की मुस्कान बिखेरती और बच्चा उस तरफ खिंचा चला आता, उसकी गोद में आके बैठ जाता। होता कि नहीं होता बताओ? जैसे उस बच्चे को आकर्षित करने के लिए किसी प्रकार से कोई बाहर के सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं, आपके विचारों की सौंदर्य की आवश्यकता है। और बच्चा पवित्र मन वाला होकर के, जिसकी आंखों में पानी था, अभी आंखों का पानी सूख ही नहीं पाया कि चेहरे की मुस्कान लौट आती है और आपके गोद में आके वो बैठ जाता है। इसका मतलब सुंदरता तन में नहीं होती, आपके विचारों और मन में हुआ करती है। और विचार और मन तब सुंदर होते हैं जब आपका आत्मन पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। अब यदि ये विचारों की सुंदरता ही सबसे श्रेष्ठ सुंदरता है जो किसी भी रूठे हुए व्यक्ति को मनाने के लिए पर्याप्त मानी जाती है, फिर किस चीज को मनाने के लिए और किस व्यक्ति को मनाने के लिए आप बाहर से पोतने का प्रयास करते हैं? और पोतो तो कोई बात नहीं, ऐसी कंपनियों के लिए भारतीय धन को भेजने का प्रयास करते हैं, जो कंपनियां उन्हीं फिरंगियों के द्वारा आपके ऊपर थोप दी गई और जिसकी उत्पाद आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। 7 लेयर्स बताई जाती हैं F&L। पहले हफ्ते देखो, दूसरे हफ्ते देखो, तीसरे हफ्ते देखो, बिल्कुल यदि F&L, और अब तो F&H भी आ गया, ये पुरुषों के लिए आ गया है ना, समझ रहे हैं ना अर्थ? F&L क्या होता है? फेयर एंड, और फेयर एंड समझ जाओगे, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, इतने तो सब आपको कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है। बिना जीके की पुस्तकों को पढ़े हुए आपको बस F कह दो तो समझ में जाता है, F भी कह दो तो समझ में आती है फेसबुक, और F&L कह दो तो समझ में जाता है। अब इसमें दिखाया जाता है 7 लेयर, उसके रैपर जो पड़े रहते हैं ना रास्ते में, उसमें हम समझ जाते हैं कि पहले हफ्ते ऐसा चेहरा था, दूसरे हफ्ते ऐसा, 7 हफ्तों में आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लग गया। यदि F&L लगाने के पास किसी का चेहरा ग्लो करना होता तो सबसे ज़्यादा भैंस सफ़ेद हो चुकी होती।